प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 8वां अध्याय, जिसका नाम है बीमार का इलाज और जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म सन 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं तक्षशिला, युगदीप, अमृत और विष, विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, शक विजय, स्त्री का हृदय, आन का आदमी, कालिदास, मत्स्यगंधा, वह जो मैंने देखा, एक पंछी आदि। 28 फरवरी सन 1966 ईस्वी में उनका निधन हो गया। अब हम हमारा अध्याय बीमार का इलाज को समझेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया है। घर में आया मेहमान बीमार पड़ जाता है। घर वाले अपनी रुचि और सलाह के अनुसार अलग अलग तरह से इलाज करवाते हैं। एक और मेहमान को एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है तो दूसरी ओर वैद्य जी की। एक और मंदिर के पुजारी उस पर जल छिड़कने आते हैं तो दूसरी ओर होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई पर विश्वास करने को कहा जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बीमार मेहमान के इलाज को लेकर घर के स्वामी और उसकी पत्नी में झगड़ा हो जाता है। इस एकांकी में लोगों की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर जो व्यंग्यपूर्ण संकेत किए गए हैं उससे हमारा मनोरंजन भी होता है। पात्र परिचय। चंद्रकांत आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। एकदम भारी भरकम, उम्र 45 वर्ष। दूसरा पात्र है कांति, चंद्रकांत का बड़ा पुत्र, लगभग 21 से 22 वर्ष आयु। विनोद कांति का समवयस्क मित्र। शांति कांति का छोटा भाई। सरस्वती कांति की माँ, अपने पति से सर्वथा भिन्न, दुबली पतली, पुराने विचारों की। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी, उम्र 24 वर्ष। इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नानकचंद्र, वैद्य हरिचंद्र, बूढ़ा नौकर सुखिया, पंडित ओझा, पुजारी इत्यादि। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियाँ, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद है, पर नौकर पर निर्भर रहने तथा रूढ़िवादी गृहस्वामिनी के कारण स्वच्छता और सलीके का अभाव है। जिस समय यह दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया, अर्थात बुखार आ गया, लगभग 104 डिग्री। कड़ी काठी होने के कारण वह लापरवाही से कभी उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। वह अपने भीतर ही से यह विचार निकाल देना चाहता है कि उसे ज्वर है, फिर भी ज्वर की तेजी उसे बेचैन कर देती है और वह लेट जाता है। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाले, चप्पलें फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। कांति हेलो विनोद, अम्मा अभी तक चारपाई से चिपटे हो, 8 बज रहे हैं। क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया यार। पाँच जगह क्या बात है, खैर तो है? अर्थात तुम ठीक तो हो? फिर विनोद कहता है, रात को न जाने क्या बुखार हो गया, हाथ फैलाकर देखो। कांति उसको हाथ लगाकर देखता, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है। विनोद कमबख्त बुखार कैसे बेमौके आदम का? कांति कहता है, यार इस बुखार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आग्रह से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कुछ दिन यहाँ घर में आनंद मौज करेंगे और फिर खूब गांव की सैर करेंगे। फिर विनोद कहता है, मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है, ये छुट्टियां बेकार गई। विनोद को इस स्थिति में डॉक्टर को दिखाने के विषय पर चर्चा की जाती है तो कांति कहता है, डॉक्टर भटनागर में मेरा फेथ अर्थात विश्वास कभी नहीं रहा बाबूजी। डॉक्टर नानकचंद को दिखाना ही ठीक है, न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। फिर चंद्रकांत जी कहते हैं कमरे में टहलते हुए, मेरे बच्चे तुम पढ़ लिख कर भी नासमझ ही रहे, बिना अनुभव के। समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है? अरे होम्योपैथी भी कोई इलाज है? गांठ बांध लो, कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तप को ताप। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, कहते क्यों नहीं विनोद बेटा? विनोद करवट बदल लेता, चंद्रकांत ये वेद हकीम क्या जाने, हरड़ बहेड़ा और शरबत शोरबे के पंडित।
कांति, मैं चाहता हूँ आप इस मामले में कुछ ना बोलें। चंद्रकांत, यह नहीं हो सकेगा, मैं जानता हूँ विनोद का भला इसी में है। कांति, तुम घबराना मत, मैं डॉक्टर नानक चंद को बुला कर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, चलता हूँ। विनोद कहता है, हाँ हाँ तुम जाओ, मैंने बुखार की कभी परवाह नहीं की है कांति, उतर जाएगा अपने आप। शाम तक लौटने की कोशिश करना। फिर कांति कहता है, अवश्य अवश्य, तुम्हारे बिना मेरा मन क्या लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवरी। सीटी बजाता चला जाता है। विनोद नमस्कार कर और करवट बदल लेता है। कांति की माँ सरस्वती आती है और वह कहती है, विनोद क्या बात है, उठो, चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। क्या कुछ तबीयत खराब है क्या? हाय हाय, देखो तो कितना बुखार है, मुंह इगुड़ सा लाल हो रिया है बेचारे का। घबराओ मत बेटा, मैं अभी वेद हरिचंद को बुलाती हूँ, वे काफ़ी काबिल वेद है। अरे शांति ओ शांति, देख तो बेटा, जा हरिचंद वेद को बुला ला। फिर विनोद कहता है, माता जी बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है, शायद कांति ने डॉक्टर नानक चंद के लिए कहा है। सरस्वती, लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। उस मरे डॉक्टर को कुछ ना आवे है न जावे है, न जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैंगे। क्या नाम है मेरे उस भटनागर का? इन दोनों ने प्रतिमा को मार ही डाला था। वह तो भला हो इन वेद जी का बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो जल्दी। शांति, जाऊँ हूँ माँ, अर्थात जा रही हूँ। सरस्वती कहती है, अरे प्रतिमा हो प्रतिमा, प्रतिमा। हाँ माँ, क्या? देख जा, मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनसे कहियो जरा इधर होते हुए जाए, और देख उनसे कहियो मार्जन का जल लेते आवे, विनोद भैया बीमार है। पंडित जी का क्या होगा माँ? विनोद पूछता है। बेटा, अपने वो पंडित जी रोज पूजा करने आवे हैं, जरा मार्जन कर देंगे, सारी अला बला दूर हो जाएगी। अरे मिश्रानी ओ मिश्रानी, दूर से आवाज़ आई बहू जी। अरे देख, थोड़ा दूध तो गर्म कर लियो। विनोद, दूध तो मैं नहीं पीऊँगा माता जी। सरस्वती कहती है, अच्छा रहने दे, क्या हर्ज है, थोड़ी देर बाद सही। वैसे ही मार्जन का जल दुर्वा लेकर पंडित जी कमरे में आते हैं। देखो पंडित जी, तुम्हारी पूजा में प्रतिमा जी उठी थी, याद है ना? ये मेरे कांति का मित्र है, जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो। पंडित जी, क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है, पुराने समयों में दवा दारू कौन करे था, बस मंत्री भिषिक्त जल से मार्जन करा की बीमारी गई। सरस्वती, सच कहा हो पंडित जी, जरा कर दो मार्जन। वैसे मैंने अपने उन वेद जी को भी बुलाया है, शांति गया है बुलाने। पंडित जी, तभी तभी मैं कहूँ आज शांति बाबू नहीं दिखाई दिए। ठीक है, एक शत्रु पर जब दो पिल पड़े तो वह कैसे बचकर जाएगा। सरस्वती कहती है, हाँ और क्या, पर आजकल के पढ़े लिखे कुछ माने तब ना। तुम्हारे उन्हीं के देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टर के चक्कर में पड़े हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है बहू जी, देवता ब्राह्मण और गौ पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही। सरस्वती कहती है, अच्छा पंडित जी मार्जन कर दो, मैं अभी आई। उसी समय डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। हे अरे यह क्या हो रहा है, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो। अरे तुम क्यों समझते हो इसे भूत है, रहने दो, न जाने इन औरतों को कब बुद्धि आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता, आप इधर बैठिए ना। पंडित जी कहते हैं, बस थोड़ा मार्जन कर रहा हूँ बाबूजी। डॉक्टर गुप्ता, महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को, निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। चंद्रकांत, बस रहने दो, सुनते नहीं डॉक्टर गुप्ता क्या कर रहे हैं, निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा, मेरा तो विचार है विनोद बाबू की इतने से ही बुखार उतर गया होगा। मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती, डॉक्टर साहब कहते हैं, तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पड़ते हैं। न जाने देश का ये अज्ञान कब दूर होगा। 104 डिग्री वन नापते हैं थर्मामीटर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवा लिख देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा, 2-2 घंटे के बाद पीने को केवल दूध। यू विल बी ऑल राइट विद इन 2 और 3 डेज। बेचैनी मालूम हो, बुखार ना उतरे तो बर्फ़ रखिएगा सिर पर। चंद्रकांत, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, जाओगे। मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लाता हूँ। सरस्वती, क्या हुआ पंडित जी, चले गए, मार्जन कर दिए। सरस्वती, अब तो बुखार कम है, देखो मंत्र का प्रभाव मार्जन करते ही फर्क पड़ गया। सरस्वती, लो वेद जी आ गए, आओ वेद जी। हरिचंद, क्या बात है बहू जी, सवेरे ही शांति जा पहुंचा तो मैं डर गया। मैं तो चाहता हूं कि अपनी जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहे। हाँ क्या बात है। सरस्वती, ये कांति के साथ पड़े हैं वेद जी, छुट्टियों में उसी के संग शेर को आया, सो बेचारा बीमार पड़ गया, जरा देखो तो। विनोद, डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं माता जी। हरिचंद,
फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है। मैं ऐसे रोगियों का इलाज नहीं करता, उसी डॉक्टर का इलाज करवाओ। सरस्वती, वेद जी उनकी भली चलाई, आने दो डॉक्टर गुप्ता को। इलाज तो तुम जानो तुम्हारा ही होगा। मैं क्या कांति के मित्र को और बीमार होने दूंगी? नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा। उन मरों ने प्रतिमा को तो मार ही दिया था, तुम ही ने बचाया था। फिर हरिचंद कहता, हाँ सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा देने के लिए भागते फिरे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बाबू चंद्रकांत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं। पेट खराब है, काढ़ा देना होगा। एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना, बुखार पचेगा और ठीक हो जाएगा। सरस्वती, मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है? कहो विनोद, क्या कहा था? घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात भी नहीं देखी? बहुत सी बीमारी का इलाज तो मैं खुद ही कर लूँगी। हरिचंद, बीमारी पहचानने में कर तो ले कोई मेरा मुकाबला, बड़े बड़े सिविल सर्जन बुलाते हैं मुझे। अच्छा चला, काढ़ा और गोली भेज दूंगा, पहले बुखार पचेगा फिर उतरेगा। सरस्वती वैद्य के साथ एक द्वार से निकल जाती है। दूसरे से चंद्रकांत सुखिया के साथ दवा लेकर आते हैं। लो बेटा विनोद, एक फिराक पी लो, अभी ठीक हो जाओगे। अभी वैद्य हरिचंद भी देखना आए थे, विनोद कहता है। चंद्रकांत कहता, आए थे वह मूर्ख वैद्य, वह क्या जाने इलाज। वैद्य जी की दवा तो नहीं पी। अच्छा, 2-2 घंटे बाद यह दवा लेते रहना। सुखिया, बाबू मैं तो झाड़ फूक में विश्वास करता हूँ, हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। यह ओझा से पानी लाया हूँ, 2 घंटे में बुखार क्या उसका नाम भी नहीं रहेगा। विनोद, अरे कहीं बुखार में झाड़ फूक से गया है? सुखिया, मैं तो गांव का ही रहने वाला हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बुखार झाड़ फूक से उतरता है। जरा पानी तो दो। सुखिया, शर्त बदलो शर्त। और वह ओझा तो बेदगी भी जाने हैं, हमारे यहाँ तो कोई भी और कहीं नहीं जाएगा। विनोद, नहीं सुखिया, ओझा की कोई आवश्यकता नहीं है। कांति गया क्या? सुखिया, गए होंगे, घोड़ी तो 2 दिन से खड़ी थी, अब तो पहुँचने वाले होंगे। सरस्वती कहती है, लो बेटा विनोद, जरा जी को कड़ा करके पी तो लो, ऊपर से यह गोली खा लो। विनोद, दवा तो मैं अभी पी चुका हूँ माताजी, बाबूजी पिला गए हैं। सरस्वती, क्या कहा, दवा दे गए? कोई हर्ज नहीं, फायदा तुम्हें इसी दवा से होगा, यह काढ़ा ऐसा वैसा नहीं है। चंद्रकांत कहती है, यह क्या हो रहा है विनोद? सरस्वती, दवा दे रही हूँ और क्या। चंद्रकांत, तुम पागल हो गई हो? विनोद, डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है। सरस्वती, सुनो, मैं यह नहीं मानती, मैं डॉक्टर की दवा और डॉक्टर दोनों का व्यर्थ समझती हूँ। चंद्रकांत, तुम मूर्ख हो, कहीं डॉक्टर मूर्ख होता है? मूर्ख है वे जो कुछ नहीं जानते। प्रतिमा को तो डॉक्टर गुप्ता से लाभ हुआ था। सरस्वती, बिल्कुल गलत, दवा तो मैं देती हूँ। चंद्रकांत, विनोद, दवा मत पियो, हरगिज न पियो। सरस्वती, बेटा यह काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है, इसे बिना पिए तुम्हें लाभ नहीं होगा। इन्हें कहने दो, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। चंद्रकांत, इसे रहने दो, न जाने संसार से मूर्खता कब जाएगी, लो इसे पियो। सरस्वती, यह नहीं हो सकेगा, पराया लड़का है बेचारा, कांति के साथ शेर को आया है, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा और बस, रहने दो, क्या मैं इस घर की कोई भी नहीं हूँ? चंद्रकांत, मेरा कहा मानो और विनोद को डॉक्टरों की दवा पीने दो। इस प्रकार घर के सभी सदस्य अपने अपने हिसाब से, कोई किसी प्रकार का इलाज बताता है, कोई किसी प्रकार का इलाज बताता है। कोई कहता है काढ़ा पी लो, कोई कहता है दवाई पी लो, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो। इस प्रकार विनोद परेशान हो जाता है। विनोद कहता है, यदि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। दोनों चिल्ला कर, यह कैसे हो सकता है, दवा तो तुम्हें जानो पीनी ही पड़ेगी। फिर कांति, आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा विनोद को जरा डॉक्टर नानक चंद को भी दिखा दूं। अरे विनोद, तुम तो जा रहे हो, क्या बात है, सुनो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद, विनोद, मेरा बुखार घूमने से उतरता है कांति, मैं घूमने जा रहा हूँ। डॉक्टर, ही इज सफरिंग परहैप्स फ्रॉम किंग्स डिजीज, इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। कांति, बेचारा विनोद, मैं जाता हूँ, शायद वह अपने आप में नहीं है। चंद्रकांत, लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है। सरस्वती, और बेज्जी ने अपच का काढ़ा। सुखिया, फायदा तो मेरे लाए पानी से हुआ है, मैं ओझा से फुकवा कर पानी लाया था। डॉक्टर, मिस्टर कांति, मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, चलो सब। ओ डॉक्टर, पर्दा, इस प्रकार पर्दा गिरता है। इस प्रकार लेखक ने एक हास्यात्मक वर्णन किया है, जिसमें वह गांव और एक परिवार के सभी व्यक्तियों की विचारधारा को प्रदर्शित करता है कि कोई डॉक्टर पर इलाज करवाता है, कोई वैद्य पर भरोसा करता है और कोई झाड़ फूक में विश्वास करता है। इस प्रकार यह हमारा अध्याय समाप्त होता है।